टाइम पे बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो ज्वाइन कर लेंगे और फिर ये कि अपनी लैब कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है, लैब नंबर 8, वो प्रीवियस लैब जो हमने लैब नंबर 7 परफॉर्म की है, जो कि एक बग कन्वर्टर के ऊपर बेस्ड थी, उसी से मिलती जुलती एक लैब है। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स अगर थोड़े से याद हों तो हम लोगों ने SCR की एप्लीकेशंस ख़त्म कर दी थी। SCR की एप्लीकेशन हम लोगों ने इन डिटेल स्टडी की थी। उसके बाद हम लोग कुछ मुख्तलिफ कन्वर्टर्स के ऊपर आ गए थे। ठीक है, हम लोगों ने जब SCR की एप्लीकेशन जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने AC टू DC कन्वर्टर्स, जिसको हम लोग मोस्ट कॉमनली रेक्टिफायर्स कहते हैं, वो हम लोगों ने इन डिटेल पढ़े। इसके अलावा हम लोगों ने AC कन्वर्टर, जिसको हम लोग साइक्लो कन्वर्टर भी कहते हैं, उनके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा। ठीक है, देन वी मूव टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्टर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं DC कन्वर्टर्स। ठीक है, ऐसे कन्वर्टर्स जिसका आउटपुट भी इनपुट भी DC है और उनका आउटपुट भी DC होता है। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्टर्स हम लोगों ने पढ़ना शुरू किए थे। हम लोगों ने ये बात देखी कि वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ DC कन्वर्टर्स। वैसे होते तो 2 डिफरेंट टाइप्स के ही हैं। एक होता है बक कन्वर्टर, दूसरा होता है बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, बक कन्वर्टर, जिस तरीके से बक कन्वर्टर का नाम है, बक कन्वर्टर बेसिकली इनपुट को रिड्यूस करता है या डिक्रीज करता है या डिफ्लेट करता है। ठीक है, और इसका आउटपुट जो है हमेशा उसके इनपुट से कम होगा। आज की लैब में हमें पढ़ना है बूस्ट कन्वर्टर के बारे में। बूस्ट कन्वर्टर बेसिकली, अगर आप गौर से इसका नाम देखें तो बूस्ट कन्वर्टर का नाम क्या बता रहा है कि इसका आउटपुट जो है वो हमेशा बूस्टेड लेवल्स पे होगा। आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिक्वायर, जो भी आपने इनपुट सप्लाई किया हुआ है सर्किट के, तो उस सर्किट से ग्रेटर ही होगा हमेशा आउटपुट इन कंपैरिजन टू द बक कन्वर्टर। ठीक है, जिस तरीके से बक कन्वर्टर की अगर हम बात करें तो बक कन्वर्टर की एक बेसिक फंक्शन ये था कि इसका आउटपुट जो था वो हमेशा रिड्यूस होता था। अगर मैं 20 वोल्ट्स दे रहा हूँ तो मेरा आउटपुट मल्टीप्लाई हो रहा था ड्यूटी साइकिल के साथ, और मेरे पास सॉरी इनपुट मेरा मल्टीप्लाई होता था ड्यूटी साइकिल के साथ, और मेरे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा था। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास आउटपुट की इक्वेशन क्या थी? आउटपुट की इक्वेशन थी वी आउट इक्विवेलेंट टू डी मल्टीप्लाई बाय वी इन, जहां पर वी इन मेरा VDD या VDS था, और मेरे पास D जो था दैट वाज रिप्रेजेंटिंग माय ड्यूटी साइकिल ऑफ द स्क्वायर पल्स दैट आई वाज फीडिंग इनसाइड माय मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट में मेरे पास एक स्विचिंग एलिमेंट है। मॉसफेट के 3 टर्मिनल्स होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। सही है, मॉसफेट के गेट पर हम लोग एक कंट्रोलिंग सिग्नल या एक गेटिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक स्क्वायर पल्स होती है। ठीक है, उस स्क्वायर पल्स की ड्यूटी साइकिल दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द आउटपुट वोल्टेज लेवल्स इन केस ऑफ अ बक कन्वर्टर एज वेल एज इन द केस ऑफ अ बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, बात समझ आ रही है? बूस्ट कन्वर्टर के केस में भी ड्यूटी साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो किस तरीके से रोल प्ले करती है, किस तरीके से ड्यूटी साइकिल वेरी करने से मेरे आउटपुट पे क्या फ़र्क आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज की लैब में कवर करेंगे। सही है, बट ये कि एक सेंट्रल आइडिया एक एसेंस इस लैब का ये है कि दिस लैब इज ऑल अबाउट बूस्ट कन्वर्टर सर्किट। ठीक है, बूस्ट कन्वर्टर सर्किट एज इट्स नेम सजेस्ट, ये इनपुट को बूस्ट करती है एंड द सर आउटपुट। जी हाँ बोलो। सर अब आवाज सही नहीं आई तुम्हारी। थोड़ी देर बाद ना थोड़ी सी लैग करती है। मेरी आवाज? ये उसके पास मसला है सर, हुसैन के पास। मेरी आवाज तो सही आ रही है ना सबके पास? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। सही है, सही, ठीक है, ओके। तो हम लोग ये बात देख रहे थे कि हमारे पास जो बूस्ट कन्वर्टर सर्किट है, इसका आउटपुट वोल्टेज जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी आउट, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सप्लाइड इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज वही है, इनपुट वोल्टेज मेरा ड्रेन वोल्टेज ही है। सही है, और आउटपुट वोल्टेज मैं कहाँ पे ले रहा हूँ? आउटपुट वोल्टेज वही मैं सोर्स पे ले रहा हूँ। बट इस बार सर्किट में कुछ चेंजेस हैं। जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लैब में बक कन्वर्टर का एक सर्किट, उसकी सर्किट की वर्किंग एक्सप्लेन की थी, इसी तरीके से बूस्ट कन्वर्टर का भी एक सर्किट है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। सही है, तो बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट किस तरीके से उससे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, क्या फ़र्क है उसमें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, उस तरफ बढ़ने से पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, ताकि क्योंकि अभी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो
आपकी अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ ताकि फिर ये है कि हम लोग अपनी लैब को फॉर्मली जो है वो शुरू कर सकें। अच्छा, आज लैब 8 है। अरीज गुल प्रेजेंट है। हम्माद कदीर, प्रेजेंट सर। उसामा, सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। यूसुफ, लाइट नहीं हुसैन। है और यूसुफ की लाइट नहीं। अच्छा, चलो बाद में देखेंगे फिर। हुसैन, सर प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट हूँ। फाइक, फाइक, नबील, नबील अकबर, प्रेजेंट सर। शाहजेब प्रेजेंट सर। और सर मैंने हारिस। पहली लैब ली थी, आपने एब्सेंट हाँ, मार्क की हुई। पहली कौन लैब्स सी? मैंने ली थी, आपने एब्सेंट मार्क की हुई है। नहीं ली होगी ना, जब तो मैं आप जब मैंने अटेंडेंस ली होगी तो आप नहीं होंगे मौजूद उस वक्त। आपके पास, जी सर, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, उनकी चैट में सर आप देख सकते चले, मैं देख लूंगा। शाहजेब हैं। उमर, जी सर। अच्छा, हारिस सर अरीज प्रेजेंट। प्रेजेंट, हारिस, हारिस खान, सर ये भी मंसूर, यूसुफ का भाई है सर, ये भी। मंसूर, प्रेजेंट सर। तालिब, प्रेजेंट सर। इमन, हम्माद, प्रेजेंट सर। हानिया, प्रेजेंट सर। अमजद। सर तलहा प्रेजेंट। का इशू था, तलहा ने मुझे बताया था। सही है। शर्जील, प्रेजेंट शर्जील सर। अख्तर, प्रेजेंट सर। नबील, नबील इकबाल, प्रेजेंट सर। अदील अहमद, अदील अहमद, सादान, प्रेजेंट सर। सर सतान प्रेजेंट है। दीजिए, लगा दिया मैंने, लगा दिया। उसामा, उसामा हैदर, उसामा हैदर, वकार, यस सर। उवैस, हाफिज उवैस, यस सर। बासित, प्रेजेंट। करीब, प्रेजेंट सर। शहबाज, मोहम्मद हसन, साइम और मोहम्मद। सही है, दी लगा दी मैंने, लगा दी। मोहम्मद लगा दिया अटेंडेंस। ठीक है, ठीक है जी। तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ टुडेज लैब, जहां पर हम लोग एक बूस्ट कन्वर्टर के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम, इसकी रिस्पेक्टिव इक्वेशंस जो बेसिकली हमें कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगी, इसकी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, ये सारी चीजें जो है वो इस लैब में हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा ये है कि हमारे पास जो ये काम बिल्कुल बक कन्वर्टर की तरह ही कर रहा होता है। सिर्फ फर्क ये है, इसमें और बक कन्वर्टर में फर्क ये है कि मेरे पास ये बिल्कुल बक कन्वर्टर के उलट है। ठीक है, उलट किस सेंस में, ये सारी चीजें जो है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास जो है बेसिक बूस्ट कन्वर्टर का एक सर्किट गिवन है। ठीक है, जहां पर मैं एक मॉसफेट यूज कर रहा हूँ। मॉसफेट मेरे पास एज अ स्विच यूज हो रहा है। स्विच की मेरे पास दो स्टेट्स होती हैं, या तो स्विच मेरे पास ऑन होता है या मेरे पास स्विच जो है वो ऑफ होता है। अच्छा, साथ ही साथ मेरे पास इनपुट वोल्टेज है जिसको हमने लेबल किया हुआ है वी इन। अच्छा, इसके साथ अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है साथ ही साथ। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने लेबल किया हुआ है वी एल से,
और इंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है उसको हमने लेबल किया हुआ है IL से, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मेरे पास एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है और डायोड के साथ सीरीज में लगा हुआ है एक रेजिस्टिव लोड। उस रेजिस्टिव लोड को रिपल फैक्टर रिड्यूस करने के लिए या आउटपुट को स्मूथ करने के लिए एट द एंड हम लोग एक कैपेसिटर भी साथ में पैरेलल में लगा रहे होते हैं। बट इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली सर्किट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एक इंडक्टर, एक डायोड और एक रेजिस्टर। कैपेसिटर जो है वो स्मूथिंग के लिए या फिल्टरिंग को या बेसिकली रिपल फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एट द एंड ऑफ एनालिसिस इसको हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। सही समझ आ रही बात? अच्छा, अगर प्रीवियस सर्किट को याद करें और इस सर्किट को कंपेयर करें तो मेरे पास ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट का सोर्स, ये मॉसफेट का गेट है, ये मॉसफेट का ड्रेन है और ये मेरे पास मॉसफेट का सोर्स है। अगर आपको याद हो, मॉसफेट की बेसिकली स्विच की 2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, या तो मॉसफेट एज अ हाई साइड स्विच काम कर रहा होता है या मॉसफेट एज अ लो साइड स्विच काम कर रहा होता है। अगर हम हाई साइड की बात करें तो हाई साइड वाले केस में मेरे पास सोर्स टर्मिनल है दैट इज नेवर डायरेक्टली ग्राउंडेड, हमेशा कुछ ना कुछ लोड बीच में आ रहा होता है, ठीक है। बट इस केस की अगर हम बात करें तो मेरे पास, अगर मैंने यहाँ पे गौर से देखूं तो मेरे पास इस केस के अंदर जो सोर्स टर्मिनल है दैट इज डायरेक्टली ग्राउंडेड। नजर आ रही है? जो सोर्स टर्मिनल है दैट इज डायरेक्टली ग्राउंडेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बूस्ट कन्वर्टर इंप्लीमेंट करना है तो मॉसफेट को एज अ हाई साइड स्विच नहीं, मॉसफेट को एज अ लो साइड स्विच आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पहला डिफरेंस हमें ये समझ आ गया कि भाई अगर मैं बक कन्वर्टर की बात करता था तो जो प्रीवियस लैब में बक कन्वर्टर हमने पढ़ा था वहां पर मॉसफेट एज अ हाई साइड स्विच यूज हो रहा था। इसका मतलब ये था कि मेरे पास जो सोर्स टर्मिनल है that was never directly grounded but a load bank existed between source and ground. But in the case of boost converter that is completely opposite to buck, ठीक है। तो यहाँ पर एक completely opposite situation पहले मुझे ये नजर आ गई कि मेरे पास जो सोर्स है that is directly grounded या ये इस MOSFET को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ लो साइड स्विच। सही है जी। अच्छा, ये मेरे पास मेरा इनपुट वोल्टेज है Vm, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये VDS के बराबर भी है या इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये VDD भी है। और ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? आउटपुट वोल्टेज हम लोग अक्रॉस द रेजिस्टिव लोड जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अगर हम बात करें बक कन्वर्टर की, तो जहां पर मेरे पास वोल्टेजेस बक हो रहे थे वहां पर करंट बूस्ट हो रहा था। अब जहां पर मेरे पास वोल्टेज बूस्ट हो रहा है सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि मेरे पास करंट जो है वो बक हो रहा होगा। ये सारी बातें हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इस सर्किट की वर्किंग समझ लेते हैं कि भाई जब मेरे पास इनपुट गेट पल्स की 2 स्टेट्स आएंगी, 2 स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? इनपुट गेट पल्स की या तो मेरे पास राइजिंग आ जाती है या मेरे पास फॉलिंग आ जाती है। तो उन दोनों स्टेट्स पर मेरा सर्किट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और करंट और वोल्टेज किस तरीके से इस सर्किट के अंदर बिहेव कर रहे हैं, पहले हम उसको इन डिटेल जो है स्टडी करते हैं। अच्छा, इस सब की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बात पता है कि मेरे पास जो मॉसफेट है, मॉसफेट के गेट टर्मिनल पर एक गेट पल्स या गेट सिग्नल जो है वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। और वो बेसिकली कौन सा सिग्नल है? वो एक स्क्वायर पल्स की वेवफॉर्म, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मॉसफेट की कंडक्शन होगी वो डिपेंड कर रहा है कि मेरे पास गेट पल्स की प्रेजेंट स्टेट कौन सी है। अगर गेट पल्स राइजिंग एज पर है तो मेरे पास मॉसफेट जो है वो कंडक्ट कर रहा होगा, एज अ क्लोज स्विच एक्ट करेगा। अगर मेरे पास गेट पल्स जो है वो फॉलिंग एज पर है तो दिस मींस उस वक्त मेरे पास जो है मॉसफेट एज अ ओपन स्विच या ओपन सर्किट एक्ट कर रहा होगा और कोई कंडक्शन जो है वो नहीं कर रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास वही चीज है। अगर आप और से देखें, ये मेरे पास गेट पल्स है। गेट पल्स के अंदर 2 टाइम्स होते हैं, एक मेरे पास होता है ऑन टाइम और एक मेरे पास होता है ऑफ टाइम। ऑन टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जहां पर मेरी वेव जो है वो लॉजिकली 1 होती है। ऑफ टाइम बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जहां पर मेरी वेव जो है वो लॉजिकली 0 होती है। इन दोनों टाइम्स को अगर हम सम अप करें तो मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल जो यहाँ पे लिखा हुआ है TS। TS बेसिकली क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है TS बराबर है T on plus T off, ठीक है। एंड TS इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 होल साइकिल। सही है जी। अच्छा, ड्यूटी साइकिल क्या होती है? ड्यूटी साइकिल बेसिकली होती है T on अपॉन टोटल टाइम। तो T on अपॉन टोटल टाइम क्या है? TS। तो अगर यहाँ से मैं T on को सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे पास T on क्या हो जाएगा? D मल्टीप्लाई बाय
TS। तो जब भी यहाँ पर T ऑन की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, T ऑन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ D मल्टीप्लाई बाय TS। सही है जी। इसी तरीके से अगर आपको टी ऑफ का टाइम निकालना है तो टी ऑफ का टाइम कैसे निकालेंगे, मैंने किया किस तरीके से किया, DTS जो कि बेसिकली क्या है, टी ऑन, क्योंकि मुझे पता है कि टी ऑन प्लस टी ऑफ किसके बराबर है, TS के, जो कि टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन होल साइकिल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टी ऑफ को जब सब्जेक्ट बनाया तो ये हो गया TS माइनस DTS, यहाँ से TS को कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 माइनस D इंटू TS। सही है जी। तो ये चीज जो है बेसिकली ये आपके पास जो है ड्यूटी साइकिल्स या बेसिकली ऑन या ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के दो मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो आपके सामने हमने देखे। अच्छा जी, अब आ जाए कि मेरे पास इस चीज से आउटपुट पे क्या फर्क आ रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम अज्यूम ही करते हैं कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राइजिंग एज। जब मेरे पास राइजिंग एज आया तो मेरा मॉसफेट जो है वो कंडक्ट करेगा, और जब मॉसफेट कंडक्ट करता है तो मॉसफेट एज अ क्लोज पाथ जो है वो एक्ट कर रहा है। सही है जी। अच्छा, अब ये वाला पाथ हो गया क्लोज, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें इस बी इन सोर्स की वजह से, जो मेरे पास यहाँ पर जो बेसिकली वोल्टेज की सोर्स लगी हुई है, इसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर एक करंट जनरेट हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं IL। समझ आ रही बात, IL इज बेसिकली माई इनपुट करंट। क्या है मेरे पास, इनपुट करंट। प्रीवियस केस में मेरे पास IL जो इंडक्टर जो था वो मेरे पास लोड के सीरीज में था, तभी वी वर सेइंग कि IL जो है वो I out के बराबर था प्रीवियस। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस में मेरे पास इंडक्टर जो है वो आउटपुट लोड टर्मिनल पे नहीं लगा हुआ, बट इन दिस केस माय इंडक्टर इज एक्चुअली एट द इनपुट साइड रादर देन बीइंग एट द आउटपुट साइड। ठीक है जी। हुआ क्या कि जब गेट पल्स की राइजिंग एज आई तो इसने इस पाथ को क्लोज कर दिया। क्लोज से मुराद ये है कि स्विच की मेरे पास दो स्टेट्स होती है ना, या तो स्विच मेरे पास ऑन होता है या मेरे पास स्विच जो है वो ऑफ होता है। तो इस केस में मेरे पास स्विच जो है वो ऑन हो गया और ये पाथ हो गया डायरेक्टली शॉर्ट यहाँ से। सही जी। अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास करंट इंडक्टर के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, जिस तरीके से प्रीवियस अगर आपको याद हो, इंडक्टर के अंदर जो है, इंडक्टर की कॉइल्स के अंदर जो है वो करंट बिल्डअप होना शुरू हो गया। सही है जी। जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लैब में भी समझाया था कि हमारे पास जो है एक्टिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो जाने पहचाने जो है वो एलिमेंट्स होते हैं एक्टिव। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का काम ये है, कैपेसिटर अपने अंदर जो है वोल्टेज स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर को क्या चाहिए होती है, क्या बनानी होती है, कैपेसिटर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी होती है, जबकि इंडक्टर जो है वो बेसिकली अपने कॉइल्स के अंदर करंट को स्टोर कर रहा होता है ताकि एक मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो इंड्यूस कर सके। सही है जी। इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास इस चीज की या कह सकते हैं कि गेट पल्स की पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो मेरे पास इंडक्टर के अंदर जो है वो करंट बिल्डअप होना शुरू हो गया। अच्छा, इस चीज को अगर हम पेंट के अंदर रिप्रेजेंट करें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पहले एक्सिस, ताकि मैं आपको एक कंप्लीट जो है व्यू दे सकूँ। ये सारा व्यू जो है हम लोग प्रोटीज में भी करेंगे, बट प्रोटीज की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक हमें पता हो कि वही किस तरीके से चीज काम कर रही है। ठीक है, पहले फुर्सत में मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायर पल्स, इनपुट करंट और आउटपुट करंट की कुछ ना कुछ वेव फॉर्म्स बनाना शुरू करें, ताकि वही चीज पर जो है आप अपने ऑसिलोस्कोप पर जो है वो विजुअलाइज कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, पहले मैं बना रहा हूँ एक स्क्वायर पल्स। स्क्वायर पल्स में ब्लू से शो कर रहा हूँ। ये मेरे पास उस गेट पल्स की, अच्छा मैं एक ही बना रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं बना रहा। ठीक है, और ये मेरे पास उसकी फॉलिंग है। ठीक है जी। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये मेरे पास गेट पल्स की पॉजिटिव साइड है या राइजिंग एज है, और ये मेरे पास गेट पल्स की फॉलिंग एज है। ठीक है। अच्छा, अब उसने हमें ये बात कही कि जब यहाँ पर इसकी राइजिंग एज आ रही है तो मेरे पास दिस पाथ इज कंप्लीटली शॉर्टेड, और इस वजह से मेरे पास करंट जो है वो फ्लो होना शुरू होगा। अच्छा, अब एक बात ये है कि करंट जब यहाँ पर आएगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो ऊपर जाएगा या वो नीचे आएगा। ठीक है,
अच्छा, अगर इस केस की हम बात करें तो दोनों ही रास्ते फेवरेबल है, मतलब ये कि ये चीज भी फॉरवर्ड बाइस हो रही है और ये बात भी मेरे पास शॉर्ट हुआ है। बट एक बात याद रखें कि करंट जो है उसकी फितरत में ये है, या उसकी कह सकते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि करंट विल ऑलवेज चूज अ लो रेजिस्टिव पाथ। अगर उसके पास दो ऑप्शंस होंगे तो उन दो ऑप्शन में से वो हमेशा उस पाथ को प्रेफर करेगा या उस पाथ को चूज करेगा जहां पर रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कंपैरेटिवली लो होगी या कम होगी। तो अगर हम बात करें कि ये पाथ क्योंकि डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक कंप्लीट शॉर्टेड पाथ है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू दिस पाथ। सो माय करंट ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल विल ऑप्ट फॉर दिस लूप ओनली। और जब ये राइजिंग एज में आ रहा होगा तो मेरे पास करंट इस लूप में घूमता रहेगा। कहाँ घूमता रहेगा? इस लूप के अंदर। और क्या करेगा? इस इंडक्टर को चार्ज करेगा। इस इंडक्टर के कॉइल के अंदर जो है वो करंट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें वेवफॉर्म की, तो अगर ये इसको मैं लेबल करूँ कि दिस इज माय, इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज माय स्क्वायर पल्स, स्क्वायर पल्स, ठीक है जी। अब नीचे मैं बना रहा हूँ एक इंडक्टर करंट की वेवफॉर्म। क्या बना रहा हूँ? अब मैं बना रहा हूँ इंडक्टर करंट की वेवफॉर्म, इंडक्टर करंट। तो वो कैसे बनेगी अब वो देखते हैं। जब मेरे पास राइजिंग एज आ रही है तो इंडक्टर करंट अपने आप को चार्ज कर रहा है। तो इसको हम बनाएंगे कुछ ऐसे, इसको हम बनाते हैं ठीक है। और ये मेरे पास आ गया इरेजर। ठीक है जी। तो दिस इज माय राइजिंग या इंडक्टर करंट इज चार्जिंग इटसेल्फ। समझ आ रही बात? अच्छा, अब अगर आप गौर से देखो, अगर ये इंडक्टर करंट इस वक्त चार्ज हो रहा है जब राइजिंग एज आई भी है, जब अभी मैं अभी फॉलिंग एज की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ राइजिंग एज की। जब राइजिंग एज आई भी है तो इंडक्टर के कॉइल्स चार्ज हो रहे हैं और सारा का सारा जो करंट आ रहा है वो इंडक्टर को चार्ज अप होने में यूज हो रहा है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इस पाथ में या इस तरफ कोई करंट जा रहा होगा? क्या आउटपुट की तरफ इस वक्त जब राइजिंग एज आई हुई है तो आउटपुट की तरफ कोई करंट जा रहा होगा इस वक्त? जी जवाब दें। सर्किट हो जाएगा, हाँ, डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा ये। नहीं, डायोड तो ओपन सर्किट नहीं होगा। मैंने अभी आपको ये बात तो बताई कि मेरे पास जब राइजिंग एज आ रही है ये चीज होगा डायरेक्टली शॉर्ट। ये डायोड का पॉजिटिव है, ये डायोड का नेगेटिव है। डायोड तो फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है, समझ आ रही है बात? बट जब करंट यहाँ पर आएगा, इसके पास दो रास्ते हैं ना, या तो ये चीज ऊपर चली जाए या ये चीज नीचे आ जाए। बट करंट की फितरत या करंट की फीचर्स क्या होते हैं कि इट विल ऑलवेज ऑप्ट या ऑलवेज सेलेक्ट द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। अगर उसके पास दो ऑप्शंस हैं, अगर फर्ज करो मैं एक रोड पे चल रहा हूँ, मेरे पास एक एक मुझे फर्ज करो मुझे कीट आना है, कीट जाने के मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं बलोच कॉलोनी पे आया, मेरे पास एक ईबीएम कॉजवे वाला रास्ता है, एक मेरे पास बलोच एक्सप्रेसवे वाला रास्ता है। ठीक है, फर्ज करो कि ईबीएम कॉजवे पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो मैं किस रास्ते पर जाऊंगा? मैं जाऊंगा बलोच कॉलोनी वाले एक्सप्रेस वे पर। क्यों? क्योंकि ईबीएम कॉजवे पर क्या पानी आया हुआ है, वहां पर मेरी गाड़ी को रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगी। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं ऐसे पाथ या ऐसे रास्ते पे जाऊं जहां पर मेरी गाड़ी को कम से कम रेजिस्टेंस मिले, ताकि गाड़ी के अंदर वेयर एंड टेयर ना हो या गाड़ी खराब ना हो। तो अगर फर्ज करो कि ये आपके पास ईबीएम कॉजवे वाला रास्ता है या आपके पास बलोच कॉलोनी वाला रास्ता है, तो ये सर मैं नीचे कहाँ से से ही जा रहा हूँ? जाएगा। मैं यहाँ से नहीं जा रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल ये है कि मुझे कीट पहुंचना है। कीट पहुंचने के लिए मैं यहाँ से जाऊं या यहाँ से आऊं, तो मैं ये मेरे पर डिपेंड कर रहा हूँ। आ रही बात समझ? ये चीज समझ आई? यस सर। ठीक है, क्योंकि इस पाथ के अंदर रेजिस्टेंस कम है, जबकि इस पाथ के अंदर डायोड भी है और आगे जाके एक लोड रेजिस्टर भी लगा हुआ है।
तो दिस, क्योंकि ये पास सीरीज पाथ है ना, तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि करंट को चाहिए ग्राउंड, करंट स्टार्ट करता है पॉजिटिव पार्ट से, एंड आता है नेगेटिव पे। जो कन्वेंशनल करंट होता है, जो प्रोटॉन करंट होता है, वो स्टार्ट करता है पॉजिटिव पार्ट से, एंड करता है नेगेटिव पाथ या ग्राउंड से। अगर करंट को ग्राउंड तक पहुंचना है या मुझे कीट तक पहुंचना है, तो मेरे पास या तो ये डायरेक्ट वाला रास्ता है, या मेरे पास ईवीएम कॉजवे वाला रास्ता है जहां पर पानी भरा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं हमेशा उस पाथ को प्रेफर करूंगा जहां पर मेरी गाड़ी को या मेरी सवारी को कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर हो, ताकि वेयर एंड टेयर ना हो। आ रही बात समझ? तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल या ड्यूरिंग द राइजिंग एज, मेरे पास इंडक्टर का करंट जो है वो राइज अप हो रहा है, जबकि आउटपुट करंट कुछ भी नहीं जा रहा। अच्छा, एक और बात ये कि क्योंकि डायोड और रेजिस्टर आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, सो द आउटपुट करंट दैट इज लेबल्ड एज आई आउट और डायोड करंट, क्या ये चीज बराबर होंगी या अलग अलग होंगी? Diode current and output current, are they same or are they different? क्लास में कोई है भी, सब चले गए लॉग इन करके अटेंडेंस लगा के? केवीएल अप्लाई नहीं होगा? केवीएल सर अप्लाई करंट डिवाइड हो जाएगा ना फिर, क्योंकि बीच में मैंने आपको कैपेसिटर शुरू भी में आ क्या रहा है। समझाया? मैंने आपको शुरू में यही समझाया था कि इनिशियली हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास सर्किट के अंदर कोई कैपेसिटर का काम किया सर्किट में। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस जो हमने बक कन्वर्टर किया था, उसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आ रही थी, वो एक प्योर डीसी वेवफॉर्म नहीं थी, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रही थी या कुछ ना कुछ रिपल्स आ रहे थे। उस रिपल्स को खत्म करने के लिए एट द एंड ऑफ द टास्क मैंने एक कैपेसिटर लगाया था, ताकि मेरे पास स्मूथिंग इफेक्ट आ जाए। तो इनिशियली सर्किट के अंदर कोई कैपेसिटर नहीं है। इनिशियली इस पाथ को अज्यूम करें कि दिस इज अ ओपन पाथ। अगर इनिशियली ये पाथ ओपन है, तो मेरे पास जो करंट डायोड के अंदर से गुजर रहा है, वही करंट मेरे पास इस रेजिस्टर के अंदर से भी गुजरेगा। क्यों? क्योंकि डायोड और रेजिस्टर आपस में सीरीज में लगे हैं। आ रही बात समझ? जब डायोड और रेजिस्टर आपस में सीरीज में, तो सीरीज सर्किट की क्या खुसूसियत होती है? इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, बट मेरे पास करंट हमेशा सेम रहता है उसके अंदर। क्लियर है? ये चीज समझ आ गई? लेकिन सर हम जब कन्वर्टर्स मतलब कर रहे होते हैं उसकी इक्वेशंस वगैरह, तो उसमें कैपेसिटर चार्ज बैलेंस भी तो करते हैं हम। वो बेसिकली करते हैं जब आप उसको और उसमें डिटेल में लेके जाएंगे। हम लोग उसको उस एंगल से नहीं देख रहे हैं अभी। हम लोग की जो बेसिकली जो वोल्टेज आउटपुट की इक्वेशन अगर आप देखेंगे, तो उसके अंदर जो है वो चार्ज वगैरह जो उसको चीज को कंसिडर नहीं किया हुआ। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी ड्यूटी साइकिल को कंसिडर किया हुआ है। आपकी बात ठीक है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे, बट अगर आपने गौर से देखा हो तो हम लोग जो इसकी इक्वेशंस या जो हम लोग जो इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग कैपेसिटर को इंक्लूड नहीं कर रहे होते। हम लोग सिर्फ कैपेसिटेंस को उस वक्त इंक्लूड कर रहे होते हैं जब हमें कैपेसिटेंस निकालनी होती है। सही है? वो चीज बिल्कुल आपकी ठीक है कि आपने जब थ्योरी में पढ़ा होगा, तो थ्योरी में आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट समझे कि फ्रॉम स्क्रैच पढ़ रहे होंगे। बट क्योंकि लैब में उसको हमें बिल्कुल अगर एक चीज आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, तो उसको हम बार बार लैब में रिपीट नहीं कर सकते। उसको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लैब में उसको हम और इजी करके आपके सामने उसको चीज पढ़ाएं। सही है? ठीक है सर। यस सर। जी सर बोलो। सर जो कैपेसिटर पे करंट होगा वो भी डायोड के करंट के बराबर होगा? नहीं, जब कैपेसिटर में इन्वॉल्व हो जाएगा, जब कैपेसिटर पैरेलल में लग जाएगा, फिर तो आपको भाई एक बात तो एक सिंपल सी बात है कि जो डायोड करंट है, फिर उसके पास दो रास्ते आ गए ना, तो बेसिकली नोड बन गया। तो नोड पे करंट क्या होता है? नोड पे करंट डिवाइड होता है। तो फिर मेरे पास हो जाएगा आई डायोड बराबर है आई सी, जो कि कैपेसिटर करंट है, प्लस आई आई आउट, जो मेरे पास आउटपुट रजिस्टर का करंट। सर कैपेसिटर जो अभी भी तो उसमें पैरेलल में लगा हुआ है अभी डायोड इनिशियली नहीं के। लगाया ना मैंने। इनिशियली मैंने अच्छा अभी इसको हम एज्यूम कर रहे हैं हाँ, कि अभी नहीं लगा इनिशियली हुआ। मैंने यही कहा है कि मेरे पास सर्किट में कैपेसिटर नहीं है, तो तब मेरे नहीं पास सर, फिर बिहेवियर कैसा होगा? डायोड का जो होगा करंट वही बराबर होगा आई बिल्कुल आउट के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही आपसे बेसिकली यही अर्ज कर रहा था। ठीक है जी। तो ये मेरे पास अगर हम यहाँ पे इसकी वेवफॉर्म बनाए, तो आउटपुट के वक्त मेरे पास अभी कोई करंट नहीं आ रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जब इंडक्टर करंट चार्ज हो रहा है, तो आउटपुट करंट जो है वो 0 हो गया। सही है? क्यों? क्योंकि मेरे पास सारा का सारा करंट इस लूप में घूम रहा है,
जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बेसिकली इंडक्टर के कॉइल्स को चार्ज अप करेगा ताकि इंडक्टर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर बिल्डअप कर सके। सही है जी। अच्छा अब आ जाएं, अब मेरे पास इनपुट गेट पल्स की राइजिंग एज गुजर गई, अब मेरे पास इनपुट गेट पल्स की फॉलिंग एज आ गई। सही है। जब फॉलिंग एज आ गई तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास मॉस्फेट जो है ये हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है या हद से ज्यादा होती है, तो अब क्या होगा, अब मेरे पास होगा ये कि इंडक्टर ने अपने कॉइल्स में जो करंट स्टोर किया हुआ था, अब बारी है उस इंडक्टर करंट को डिस्चार्ज करने की। तो अब अगर आप गौर से देखें तो जब इंडक्टर करंट डिस्चार्ज होगा तो दो रास्ते हैं, एक ऊपर वाला रास्ता है और एक नीचे वाला रास्ता है। नीचे वाला रास्ता क्योंकि ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट, तो करंट विल नेवर चूज दिस पाथ। ठीक है, अब इसको मजबूरन ये रास्ता चूज करना पड़ेगा। सही है। तो अब क्या होगा, अब इंडक्टर करंट इन दो कंपोनेंट्स डायोड और रेजिस्टेंस इसके जरिए अपने आप को क्या करेगा, डिस्चार्ज कर रहा होगा। तो अगर हम गौर से देखें यहाँ पर जब मेरे पास इसकी फॉलिंग एज आ रही है तो अब मैं बेसिकली वो ड्रॉ करूंगा इंडक्टर करंट की वेव फॉर्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे लेके जा सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, यहाँ तक मेरा इंडक्टर करंट चार्ज हुआ और यहाँ पर मेरा इंडक्टर करंट आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। सही है जी। अब जब इंडक्टर करंट डिस्चार्ज होगा या इंडक्टर करंट एकदम से फॉल हो रहा है तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो आउटपुट करंट है वो एकदम से राइजिंग इफेक्ट आ रहा होगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि जब एक तरफ से करंट कम हो रहा है तो दूसरी तरफ से करंट जो है वो बढ़ रहा होगा। सही है। तो उसकी वेवफॉर्म अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसी आ रही होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना इस तरीके से बिहेवियर इसका आएगा। ठीक है, शुरू में चार्ज होगा आउटपुट करंट एंड देन इट विल अगेन जो है इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जब ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये कोशिश करेगा कि जो आउटपुट करंट प्रोफाइल है इसको भी अपने साथ जो है वो डिक्रीज कर दे। सही है। तो शुरू में आउटपुट करंट इंक्रीज करेगा बट एक पॉइंट आएगा जब आउटपुट करंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सही है जी। तो ये बेसिकली आपको इसकी वेव फॉर्म समझानी थी जो हम लोगों ने समझ ली। ठीक है। अच्छा अब आ जाए इसके मैथमेटिकल या इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप पे। जिस तरीके से बक कन्वर्टर का एक इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप था, इस तरीके से मेरे पास बूस्ट कन्वर्टर का भी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। वो क्या है, वो ये है कि जो मेरे पास आउटपुट करंट है वी आउट, आउटपुट करंट कह रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज है वी आउट, वो बराबर है 1/1 माइनस ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय वी इन। आ रही बात समझ। जो बक कन्वर्टर था उसका क्या था, उसका था वी आउट बराबर है ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय वी इन। बट बूस्ट कन्वर्टर का वो नहीं है। बूस्ट कन्वर्टर का क्या है, वो है वी आउट बराबर है 1/1 माइनस डी। मतलब ये है कि अब 1 माइनस डी तो है बट वो डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई बाय वी एन। इसका मतलब ये है कि अगर आप गौर से देखें, अगर मैं ड्यूटी साइकिल सेट करता हूँ 50%, तो 50% का मतलब है 0.5, तो 1 माइनस 0.5 कितना होता है 0.5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना होता है 2। इसका मतलब ये है कि जब मेरी ड्यूटी साइकिल जो है 50% होगी
तो मेरा आउटपुट जो है वो ट्वाइस होगा एज कम्पेयर टू इनपुट। अगर इनपुट 10 वोल्ट्स है तो और ड्यूटी साइकिल 50% है तो आउटपुट कितना आ रहा होगा 20 वोल्ट्स। सही है जी। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट कंप्यूट करने का बूस्ट कन्वर्टर का रिलेशनशिप है या फॉर्मूला है जो कि बराबर है बी आउट इक्विवेलेंट टू 1/1 माइनस बी इंटू बी एम। अच्छा, अब जिस तरीके से अगर हम गौर से देखें सर्किट के अंदर 3 अननोन एलिमेंट्स कौन कौन से? इंडक्टर की वैल्यू चाहिए मुझे आउटपुट लोड रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस चाहिए, और साथ साथ जो कैपेसिटर हम लोग एट द एंड अटैच करेंगे फॉर फिल्टरिंग उसकी कैपेसिटेंस भी मालूम होनी चाहिए। तो अब हम कुछ वर्किंग करेंगे ताकि हमें इन तीनों अननोन कंपोनेंट्स की वैल्यूज मालूम हो जाए ताकि हम बआसानी उनको सर्किट में यूज कर सकें। अच्छा, वैल्यूज कंप्यूट करने से पहले हमारे पास इनपुट आउटपुट का इसने एक हमें वैल्यूज जो बेसिकली निकाली है जो भी है वो दे दी। उसने कहा कि इनपुट मैंने अप्लाई किया 8 वोल्ट्स और आउटपुट मुझे अचीव हो रहा है 12 वोल्ट। अगर इनपुट में 8 वोल्ट दे रहा हूँ और आउटपुट मेरे पास 12 वोल्ट्स आ रहे हैं तो उस लिहाज से जब ड्यूटी साइकिल कंप्यूट की गई तो ड्यूटी साइकिल मेरे पास कितनी आ रही है 33.33%। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्क्वायर पल्स की ड्यूटी साइकिल 33.33% है और आप बूस्ट कन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने 8 वोल्ट्स इनपुट दिया हुआ है, सो डेफिनेटली यू विल बी अचीविंग एन आउटपुट ऑफ 12 वोल्ट्स। सही है जी। अच्छा, अब आपके पास आउटपुट लोड रेजिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, इसी तरीके से इसने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। अज्यूम क्या किया हुआ है कि भाई मेरे पास जो आई आउट है, जो मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट करंट है that is 500 milliamp, it is not more than that। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि मेरे पास आउटपुट करंट 500 मिली एम्पियर है तो उस लिहाज से अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है सो आई विल बी यूजिंग सिंपल ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ या फॉर अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना मेरे पास करंट जो है वो इंक्रीज होगा या वाइस वर्सा केस। तो मैंने यहाँ पे R इक्वल्स टू V अपॉन आई वाला फॉर्मूला लगाया। R आउट बराबर है V आउट अपॉन आई आउट। V आउट कितना है? V आउट मैंने अज्यूम किया हुआ है कि मेरे पास V आउट कितना है 12 वोल्ट और आई आउट मैंने कितना अज्यूम किया हुआ है? आई आउट मैंने अज्यूम किया हुआ है 500 मिली एम्पियर। तो मैंने यहाँ से R आउट निकाल लिया जो कि मेरे पास कितना आ रहा है 24 ओम्स। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई जो आउटपुट करंट है आई आउट, ऑब्वियस सी बात है डायोड करंट भी वही है। तो हमने कहा कि भाई आई आउट जो है वो बराबर है आई डी के। और जो अगर आपको इसका इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप निकालना है तो कैसे निकलेगा? आई आउट बराबर है 1 माइनस डी इंटू आई एल। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आप, और आई एल क्या है? आई एल मेरे पास इनपुट करंट है। तो अगर आपने ड्यूटी साइकिल रखी हुई 33% और आपका आउटपुट करंट जो है वो 500 मिली एम्पियर है तो इनपुट करंट कितना आ रहा होगा? इनपुट करंट मैंने यहाँ पे निकाला होगा वो मेरे पास इस तरीके से आ रहा है, वो बराबर है आई आउट अपॉन 1 माइनस टी। तो हम यहाँ पे निकाल भी लेते हैं ताकि एक हमारे पास प्रूव हो जाए कि अगर आउटपुट करंट मेरे पास 0.5 आ रहा है, इसको हम डिवाइड करते हैं 0.667 से। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 0.7496। इनपुट करंट ज्यादा है, आउटपुट करंट कम है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं बूस्ट कन्वर्टर की, जहां वोल्टेजेस बूस्ट हो रहे होते हैं वहां पे करंट क्या हो रहा होता है? वहां पे करंट जो है वो बक हो रहा होता है। तो यही चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है कि इनपुट करंट जो था वो मेरे पास 750 मिली एम्पियर है और आउटपुट करंट मेरे पास कितना आ रहा है 500 मिली एम्पियर। इनपुट वोल्टेज मेरे पास 8 वोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है? आउटपुट वोल्टेज मेरे पास 12 वोल्ट आ रहा है। क्लियर है? तो ये आपको मैंने यहाँ पे वेरीफाई भी करवा दिया। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी हम लोग ले रहे हैं स्क्वायर पल्स की दैट इज 50 किलोहर्ट्ज। 50 किलोहर्ट्ज क्यों है? क्योंकि हमें उस 50 किलोहर्ट्ज के लिहाज से हमें इंडक्टेंस जो है वो कंप्यूट करना है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा।
एक मिनट रुकिएगा सर। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी हमने रखी हुई 50 किलोहर्ट्ज। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से इसने इंडक्टेंस निकाला, तो इंडक्टेंस मेरे पास आ रही है वी इन मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय चेंज इन एल इनटू एफ। इसने यहाँ से इंडक्टेंस निकाली, तो इंडक्टेंस इसके पास आ रही है 100 माइक्रो हेनरी और कैपेसिटेंस कितनी आ रही है 1.2 माइक्रोफैराड्स। ठीक है जी। तो ये तकरीबन वैल्यूज मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रही है, सिर्फ सर्किट की अरेंजमेंट का डिफरेंस है, और इस वजह से मेरे पास जो है वो आउटपुट जो है वो बूस्ट कन्वर्टर या बूस्ट होके आ रहा है। अच्छा, ये मेरे पास वो वेव फॉर्म्स हैं, जो हमने कुछ वेव फॉर्म्स पढ़ी इसमें से, जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमने देखी। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी की सारी वही कैलकुलेशंस हैं जो अभी 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 हमने परफॉर्म की हैं, और ये वो सर्किट है बेसिकली जिसपे हमें काम करना है। ठीक है। कह रहे हैं कि हमें बेसिकली वही IR2101 यूज करना पड़ेगा। और अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल या प्रीवियस बक कन्वर्टर में हम लोगों ने यूज किया था H इन और H आउट। इस केस में हम लोग यूज कर रहे हैं L इन और L आउट। सही है, क्योंकि बक बूस्ट कन्वर्टर जो है वो बक का कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। समझ आ रही बात? दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। यहाँ पर सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड है, उस केस में सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं थी। यहाँ पर लोड यहाँ पर लगा हुआ है, समझ आ रही है, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं L इन और L आउट। समझ आ रही है? और दिस इज बेसिकली यूज फॉर बूट स्ट्रैपिंग। IR2101 क्यों यूज करते हैं? टू बेसिकली प्रोवाइड बूट स्ट्रैपिंग इफेक्ट, या बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर की जगह हम ये यूज कर रहे होते हैं। सही है जी। तो अब हम काम ये करते हैं कि पहले इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज अचीव हो रही है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ये तो कुछ पुराना सर्किट है, एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, एक और चीज बतानी थी आप लोगों को कि प्रीवियसली हम लोग जो है अगर हम लैब 1 की भी बात करें, और प्रीवियस लैब में भी हम लोग एक मसला ये आया था कि हम लोग इनपुट की जो है ना वो ड्यूटी साइकिल जो है वो चेंज नहीं कर पा रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो तो ड्यूटी साइकिल चेंज करने में हमें मसले आ रहे थे। तो मैंने वो थोड़ा सा मसला जो है वो थोड़ा स्टडी किया इन डिटेल, और उसका उसका हल हमने एक ये निकाल लिया है कि एक तरीका निकाला है जिससे हम ड्यूटी साइकिल वेरी करें। तो तरीका क्या है बेसिकली, वो एक इनपुट ही है। अब हम यहाँ पे अगर आप देखें प्रोब मोड पे हम जाते हैं, प्रोब मोड में कह रहा हूँ, जनरेटर मोड पे हम जाएंगे। जनरेटर मोड पे हम लोग पहले जाके जो है, अगर आप गौर से देखें, हम लोग डी क्लॉक सेलेक्ट करते थे। ठीक है। और डी क्लॉक पे जाके हम लोग उसको चेंज करते थे। इस डी क्लॉक के बिल्कुल नीचे एक चीज आ रही है जिसको हम कह रहे हैं डी पैटर्न। क्या नजर आ रहा है? डी पैटर्न। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको मैंने डबल क्लिक किया, तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने जो है वो शो हो रही है। अच्छा, पहली बात ये कि क्योंकि हम लोग 50 किलो हर्ट्ज पर काम कर रहे हैं, तो 50 किलो हर्ट्ज का अगर हम टाइम पीरियड निकालें या पल्स विड्थ निकालें तो वो मेरे पास कितनी आ रही होगी? वो मेरे पास, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो वो मेरे पास आ रही है 20 माइक्रो सेकेंड्स। सही है, क्योंकि अगर हम करें 1/50 किलो हर्ट्ज, अगर आप यहाँ पे करके देखो पेन कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइडेड बाय 50,000, कितना आंसर आएगा? ये आएगा आपके पास 20 माइक्रो। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। तो 20 माइक्रो मैंने यहाँ पर अपना टाइम प्लेस कर दिया, और यहाँ पर इसने कहा है कि आप पहली एज कितने सेकंड पर चाह रहे हो। तो दिस इज योर ड्यूटी साइकिल डिटर्मिनिंग फैक्टर। अगर मैं यहाँ पर 10 माइक्रो कर रहा हूँ तो आई एम सेटिंग माई ड्यूटी साइकिल एट 50%। अगर मैं यहाँ पर 5 माइक्रो कर रहा हूँ तो एट दिस मोमेंट मेरी कितनी हो रही है? 5/20, तो हो जाएगी अराउंड 25%। 25% ड्यूटी साइकिल। अगर मैं यहाँ पर 15 माइक्रो कर रहा हूँ, सो देन माई ड्यूटी साइकिल इज 75%। और इससे आउटपुट पर चेंज आ रहा था। जब बक कन्वर्टर वाली लैब मैंने की तो इससे आउटपुट पर चेंज आ रहा था। अगर आपको चाहें तो मैं आपको एक दफा करके भी दिखा देता हूँ। अगर इसको मैं यहाँ से इस कैपेसिटर को डिलीट करता हूँ पहले तो, और इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ एक डीसी वोल्ट मीटर। ठीक है जी। अच्छा, अभी इनिशियली मैं सेट करता हूँ 50% पर। ठीक है, ये बक कन्वर्टर का सर्किट है।
अभी मैं बूस्ट वाला बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि वैरी कर रहा है तो अब एक काम ही करते हैं कि हम लोग यूज करते हैं AC वोल्ट मीटर, क्योंकि अभी DC पल्सेटिंग DC है, इट इज नॉट अ प्योर DC। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम जो है डीबग ऑसिलोस्कोप, मैं आपको यहाँ से वेवफॉर्म की वैल्यूज नोट करवाता हूँ, ठीक है। अगर हम गौर से देखें, अगर मैं कर्सर ऑन करूँ तो ये मेरे पास आ रही है अराउंड 9.4, और ये कितना है, ये मेरे पास आ रहा है 1.3, तो अराउंड ये 10 वोल्ट से करीब करीब आ रहा है, ठीक है। और मेरे पास ये बिल्कुल सही, क्योंकि इनपुट मेरा 20 वोल्ट था, ड्यूटी साइकिल मैंने 50% रखी, तो आउटपुट जो है मेरा तकरीबन आधा आ रहा है। सही है जी। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं कि हम ड्यूटी साइकिल बढ़ाते हैं। ड्यूटी साइकिल अगर मैं बढ़ाऊंगा, फर्ज करो मैं रख रहा हूँ, या बल्कि अगर मैं ड्यूटी साइकिल कम कर रहा हूँ, अगर मैं 5% रख रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई अब आप इसको कम करो, मैंने कहा कि इसको आप कर दो 1 माइक्रो। अब देखिएगा इसका बिहेवियर, सही है। इसको मैंने डीबग किया, अभी भी थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज। इतना है चेंज नहीं आ रहा इसके अंदर, बट सर मैंने ना इसको 555 टाइमर से किया था, बिल्कुल सही आ रहा था, मेरे रीडिंग्स बिल्कुल सही आ रहे थे। अच्छा, आपने 555 टाइमर से किया था, जी सर, बिल्कुल उसी से तो आपने सिग्नल वो जनरेट सर्किट करवाया प्रोटीज था। बनाया था। जी जी सर, प्रोटेस्ट पे बनाई थी मैंने। चलें गुड, को एक काम ही कीजिएगा कि आप मुझसे फिर वो सर्किट जो है वो शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके आप सर। मुझे ईमेल कर दीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा वो अपनी प्रोटीज की फाइल, उससे मैं भी फिर हेल्प कर ले लूँगा उससे, ठीक है। गुड, ठीक है जी। तो इस तरीके से वैसे मैंने कोशिश की थी, बट अभी कुछ नोटेबल चेंज नहीं आ रहा। चलें, इसको हम फिर देख लेंगे। इन्होंने वैसे अमजद ने कर लिया उससे, तो वैसे मैंने भी एडवाइजेबल मैंने यही किया था कि आप लोग जो है इसको 555 से कर लो, क्योंकि वो तरीका ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब हम आते हैं, हमें अब बेसिकली बक कन्वर्टर जो है वो, सॉरी बूस्ट कन्वर्टर जो है उस पर काम करना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यूज़ कर लिया मॉसफेट IRF630, ये मेरे पास IR2101 वाली IC आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको हमने कर दिया डायरेक्टली ग्राउंड, ये डायरेक्टली ग्राउंड हो गई। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है लो साइड स्विच से, मगर बीच में लगा हुआ है एक रेजिस्टर 100 ओम्स का, और ये लगा हुआ है लो आउट से, L आउट से, ठीक है, क्योंकि लो आउटपुट है ये है 100 ओम्स का, ठीक है जी। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम और से देखें तो VCC चाहिए 15 वोल्ट्स, LN चाहिए 50 kHz, सही है जी। तो हमें चाहिए VCC 15 वोल्ट्स, और हमें चाहिए अभी मैं इससे कर रहा हूँ, बट अमजद ने उससे किया हुआ है 555 से, तो आप लोग 555 अमजद से आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपको बता देगा। कॉमन करना है सर्किट को, कॉमन ग्राउंड रख गया यहाँ पे। अच्छा, अब रह गया बकिया सर्किट, इंडक्टर लगेगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू है 100 माइक्रो हेनरी। इसको हमने डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट किया,
इनपुट वोल्टेज आएगा, इनपुट वोल्टेज इज कितना रखा था हमने, 8 वोल्ट्स, 8 वोल्ट्स इज माय इनपुट वोल्टेज। ठीक है जी। और इसके अलावा हमें चाहिए एक डायोड, और हमें चाहिए एक 24 ओम्स का लोड रेजिस्टर। ठीक है जी। इसके अलावा कोई और चीज़ अगर है तो देख लेते हैं। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी। तो अब इसको हम करते हैं रन। रन करने से पहले मैं यहाँ पर ऑसिलोस्कोप लगाना चाहूँगा। ऑसिलोस्कोप मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है जी। और ऑसिलोस्कोप, बल्कि इसको मैं यहाँ नहीं लगाता, इसको मैं लगाता हूँ गेट पल्स पे। एक लगाता हूँ आउटपुट वेव फॉर्म पे। साथ ही साथ मैं चाह रहा हूँ कि कुछ वोल्टेजेस वगैरह भी चेक कर लूँ। ठीक है जी। इसको हम करते हैं रन। अच्छा, ये मेरे पास जो है, इसको मैं थोड़ा बेहतर करता हूँ आपके सामने। इसको हमने पहले तो किया, सही है जी। ये वेव फॉर्म जो है वो अभी आपको मैं वेरीफाई करवाता हूँ, आप लोग टेंशन मत लें। इसको अभी हम वेरीफाई करते हैं। बिल्कुल वही वेव फॉर्म आ रही है जो हमारे पास हमारे मैनुअल में बनी हुई है। ठीक है जी। ये भी 0 पे है, इसको थोड़ा सा और 0 पे लेके आना पड़ेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा 5 पे करो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है, ये अगर आप गौर से देखें तो इनपुट मैंने कितना अप्लाई किया था, इनपुट मैंने अप्लाई किया था 8 वोल्ट्स। आउटपुट मेरे पास अराउंड कितना आ रहा है, 12 वोल्ट्स, 12.7 या 13 वोल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो माय आउटपुट इज एक्चुअली ग्रेटर एज कंपेयर टू माय इनपुट। दिस इज माय बूस्ट कन्वर्टर सर्किट। और वेवफॉर्म की अगर हम बात करें तो दिस इज माय राइजिंग एज। राइजिंग एज के वक्त मेरे पास आउटपुट पे, अच्छा अभी तो मैंने ये वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाई है ना आपके सामने। मैंने आपके सामने पेंट पर करंट की वेवफॉर्म बनाई थी। करंट की वेवफॉर्म को वोल्टेज की वेवफॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। करंट अक्रॉस द रेजिस्टर I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है। अगर करंट की वेवफॉर्म आ गई है और आपको वोल्टेज की वेवफॉर्म निकालनी है, या वाइस वर्सा, अगर वोल्टेज की वेवफॉर्म आ गई है और करंट की वेवफॉर्म निकालनी है, सो देन योर रेजिस्टेंस विल हेल्प यू इन अचीविंग योर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है। एक और बात ये कि अगर आप इसके अंदर देखें, इसमें में ये बताया हुआ है कि ये मेरे पास जो है, ये जो पहली वाली वेव फॉर्म देखो और बिल्कुल आखिरी वाली वेव फॉर्म देखो। पहली वाली वेव फॉर्म आपकी स्क्वायर पल्स की वेव फॉर्म है। आखिरी वाली वेव फॉर्म आपकी, अगर आप गौर से देखें, ये डायोड करंट जो कि आउटपुट करंट के बराबर है उसकी वेव फॉर्म है। अच्छा, डायोड की बेसिकली करंट की वेव फॉर्म है। करंट की वेव फॉर्म को मैंने वोल्टेज में कन्वर्ट किया, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय आर किया, तो मेरे पास यही बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोफाइल जो है तो मेरे पास वोल्टेज की भी आ रही होगी। सिर्फ दोनों की वैल्यूज में या मैग्नीट्यूड्स में फर्क होगा, दोनों की प्रोफाइल या दोनों की शेप एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है। तो ये शेप और जो शेप मेरे पास यहाँ पर आ रही है, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं आ रही।
ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज आ रही है। इसका मतलब ये कि मेरा बूस्ट कन्वर्टर सर्किट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। क्लियर है? और आपके सामने अगर आप गौर से देखें तो ये चीज जो है बूस्ट अप भी हो रही है, क्योंकि मैंने इनपुट अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया था, अराउंड 8 वोल्ट्स अप्लाई किया था, एंड आउटपुट इज माय 13 वोल्ट्स, 12.8 13 वोल्ट्स मेरा आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट मेरा बूस्ट अप होके आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाएं कि आपको इसमें करना क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहली बात ये कि इसमें हमें कहा हुआ है कि भाई लैब एक्सरसाइज के अंदर फैब्रिकेट द सर्किट, वो आपने सर्किट कर लिया, और मतलब ये लैब एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली वही काम है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर किया है। दिस इज योर लैब एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि अभी ये हम लोग इसको हार्डवेयर में परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसलिए बाकी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है, अब वो कह रहा है द चैनल 2 shows you the voltage waveform across the resistive load. This waveform can be considered as inductor current waveform with current value determined by dividing voltage oscilloscope voltage reading with load resistance and multiplying it by 1/1 minus d. ऐसा क्यों कहा इसने? इसने अगर आप यहाँ गौर से देखें, इसने कहा कि the channel 2 shows you the voltage waveform across the resistor load. इसका मतलब ये है कि अगर आप गौर से देखें तो ये जो ब्लू वाली वेवफॉर्म मेरे पास आ रही है, ये मेरे पास इस रेजिस्टिव लोड की वोल्टेज की वेवफॉर्म आ गई। कह रहे हैं कि दिस वेवफॉर्म कैन बी कंसिडर्ड एज इंडक्टर करंट वेवफॉर्म। इंडक्टर करंट मेरा इनपुट करंट वेवफॉर्म थी, रिमेंबर दिस पॉइंट। इंडक्टर वाज नॉट माय आउटपुट, इंडक्टर वाज माय इनपुट, एंड दिस कैन बी डिटरमिन, किस तरह कर सकते हैं, विद करंट वैल्यू, inductor with determined by dividing oscilloscope voltage reading with load resistance value. पहले आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर कहाँ गया, ये एक एक वैल्यू से बना दिया कि आपने पहले इसको पीक को उठाया, फिर इसको उठाया, फिर इसको उठाया, और इसको आपने डिवाइड किया R से, और आपने आउटपुट करंट की, जो कि डायोड करंट है, आपने वोल्टेज वेवफॉर्म को कन्वर्ट कर लिया आउटपुट करंट में। बट हमें निकालना है इंडक्टर करंट। इंडक्टर करंट की वेवफॉर्म जो होगी वो कैसे निकलेगी, वो यहाँ पे इसने बताया कि आप डिवाइड बाय R करोगे एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 1/1 माइनस d। तो आपके पास ये जो वेवफॉर्म है ये आप लोग कन्वर्ट कर पाओगे इंडक्टर करंट वेवफॉर्म। कह रहा है रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंडक्टर करंट वैल्यू फ्रॉम द वेवफॉर्म एंड कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। अब वो कह रहा है ऐड कैपेसिटेंस कैलकुलेटेड इन प्रिलिमिनरी अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस एंड ऑब्जर्व द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। कह रहा है कि अब लगाओ कैपेसिटर। अच्छा, हमने क्या किया, अब लगाते हैं हम कैपेसिटर। इसको हमने स्टॉप किया, हमने यहाँ पर एक पोलर कैपेसिटर लिया और इसको हमने इसके पैरेलल में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कितना था, 1.2 माइक्रोफैरेड्स। ठीक है, इसको हम दूर करते हैं। ठीक है जी, अब आउटपुट वेवफॉर्म की शक्ल देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अब मेरे पास आउटपुट वेवफॉर्म की शक्ल जो है वो काफी चेंज है, काफी मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस रिजल्ट्स। क्यों? ये कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमिना की वजह से मेरे पास आउटपुट जो है वो स्मूथ हो रहा है, या आउटपुट जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैं एक प्योर डीसी लाइन या एक डीसी, बेहतर डीसी जो है वो बनने की कोशिश कर सकूं। आउटपुट अभी भी देखें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है और 12 वोल्ट्स 13 वोल्ट्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं रिकॉर्ड द मैक्सिमम and minimum value in the output voltage and calculate the output ripple voltage। ripple voltage का फॉर्मूला गूगल पर आपको बार आसानी मिल जाएगा, आपने इसको अच्छी तरीके से करना है और कैलकुलेट करना है। कह रहे हैं अब आपने ड्यूटी साइकिल को वेरी नहीं करना है इसके अंदर। ड्यूटी साइकिल जो आपने एक दफा फिक्स कर दी, पूरे सारी की सारी कह सकते हैं कि वैल्यूज उसी, मतलब अब ड्यूटी साइकिल आपने चेंज नहीं करनी। चेंज क्या करना है, कह रहे हैं इनपुट वोल्टेज को वेरी करना शुरू करो। कह रहे हैं इनपुट वोल्टेज फिलहाल आपने 8 वोल्ट रखा हुआ है,
इसको आप वेरी करना शुरू करो स्टार्टिंग फ्रॉम 6 वोल्ट्स एंडिंग एट 10 वोल्ट्स विद अ गैप ऑफ 0.5 वोल्ट्स। इसका मतलब ये कि आपने स्टार्ट किया 6 वोल्ट्स, देन 6.5 वोल्ट्स, देन 7 वोल्ट्स, 7.5 वोल्ट्स एंड इस तरीके से 6 से 10 वोल्ट्स तक आपने अपनी इनपुट वोल्टेज को वेरी करना शुरू किया। तो बेसिकली करना क्या है कि आपने एक टेबल यहाँ पर बनाना है जहाँ पर आपने पहले कॉलम में आएगा इनपुट वोल्टेज, सेकंड कॉलम में आएगा कैलकुलेटेड आउटपुट वोल्टेज, तीसरे कॉलम में आएगा मेजर्ड आउटपुट वोल्टेज। कैलकुलेटेड आउटपुट वोल्टेज कैसे निकलेगा? वो निकलेगा वी आउट बराबर है 1/1 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय वी इन। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल कांस्टेंट है जो आपने, जैसे मैंने यहाँ पे कितनी रखी है, मैंने अराउंड 50% रखी है, तो ड्यूटी साइकिल सारी रीडिंग्स के लिए कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद वही रीडिंग्स आपने क्या करना है, एक एक करके यहाँ से वेरीफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट वोल्टेज को रखा 6 वोल्ट्स, इसको मैंने किया ओके। अच्छा, कैपेसिटर हटा दीजिएगा, फिर इसको आप रन कीजिएगा, या कैपेसिटर लगा के भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। इसको मैंने रन किया, अब ये 6 वोल्ट्स पर जहां पर ही जाके रुकेगा आपने 6 वोल्ट्स के लिए वो वैल्यू जो है वो अचीव कर ली। देन 6.5 वोल्ट्स, देन 7 वोल्ट्स, then 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, and then the last one is 10. Duty cycle will remain constant for all the calculations and for all the measurements. ठीक है, ड्यूटी साइकिल को आपको वेरी नहीं करना, ड्यूटी साइकिल कांस्टेंट रहेगी इस केस के अंदर। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि कंपेयर द, मैंने 50% रखी है, आप 50% रख लो, या इसने वैसे 33% रखी है तो आप 33% रख लो। ठीक है, वैसे 33 से 50% के दरमियान आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट इसको आप मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि जब टेबल आप बना रहे हो तो टेबल के अंदर ड्यूटी साइकिल मेंशन करना लाजमी है। सही है, ओके सर। कह रहे हैं कि फिर आपने कैलकुलेटेड वैल्यूज को और मेजर्ड वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया और देखा कि भाई दोनों में कितना फर्क आ रहा है। तो आपने अगर दोनों को कंपेयर किया तो आपने बता दिया कि भाई अगर दोनों में फर्क आ रहा है तो फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि एक वैल्यूज है एग्जैक्ट आइडियल वैल्यूज, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यूज क्या होती है, कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है आइडियल वैल्यूज, जबकि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो रियल कंडीशंस या प्रैक्टिकल कंडीशंस वाली वैल्यू होती है। तो रियल और आइडियल में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। फिर कह रहा है कि इनपुट आउटपुट का एक स्केच बना दो। तो इनपुट आउटपुट का स्केच का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगी इनपुट वैल्यू, वाई एक्सिस पे क्या आएगी, आउटपुट वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमेशा जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं वो आती हैं एक्स पर और जो डिपेंडेंट वैल्यूज हैं वो आती हैं वाई पर। तो हमारे पास अभी इंडिपेंडेंट कौन सी वैल्यूज हैं, इनपुट वैल्यूज, क्योंकि आउटपुट डिपेंड कर रहा है इनपुट पर। सो आउटपुट विल कम ऑन द वाई एक्सिस। सही है। अच्छा, इसमें कौन सी वैल्यूज लेंगे, इसमें आप लेंगे जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की वो मत ले लीजिएगा, जो वैल्यूज आपने सर्किट से मेजर की हैं, जो आपने यहाँ, अब इधर गौर से देखो, मैंने यहाँ पर 6 वोल्ट्स दिया, मेरा आउटपुट कितना आ रहा है 9.6 वोल्ट। सो दिस इज माय मेजर्ड वैल्यू। अगर मैं कैलकुलेटर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा, कैलकुलेटर में गया, मैंने कहा कि भाई वी आउट बराबर है 1/1 माइनस डी, तो मैंने कहा कि भाई 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी, तो मैंने कितनी रखी है, ड्यूटी साइकिल रखी है 50% माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है 12, बट मेरी मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है 9.65। तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, बूस्ट तो हो रही है बट फर्क आ रहा है। तो ये आपने बताना है कि भाई मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 12, मेरी मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है 9.65 या 10 आ रही है। अच्छा, एक और चीज मुझे चेक करने दो कि मेरी ड्यूटी साइकिल 50% ही है ना, हाँ मेरी ड्यूटी साइकिल बिल्कुल 50% है। सही है, तो इस लिहाज से आपने एक टेबल बनाना है और फॉर्म करना है। कह रहे हैं कि अब आखिरी में ये कह रहा है, एनालाइज द वेरिएशंस इन इंडक्टर करंट एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म अगेंस्ट वेरिएशंस इन ड्यूटी रेशियो। अच्छा, कह रहा है कि अगर मैं ड्यूटी साइकिल वेरी करूंगा तो सिर्फ मुझे वर्बली बता दो कि आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में क्या फर्क आएगा और इंडक्टर करंट में क्या फर्क आएगा। साथ ही साथ अगर मैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा हूँ तो मेरे पास इंडक्टर करंट में क्या फर्क आएगा और आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में क्या फर्क आएगा। और साथ ही साथ अगर मैं लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहा हूँ तब मेरे पास आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में क्या फर्क आएगा और इंडक्टर करंट में क्या फर्क आएगा। कह रहा है कि इसको आप खुद वेरी करो, खुद ऑब्जर्व करो
एंड कमेंट ऑन देयर डिपेंडेंस, और ये मुझे कमेंट करके बताओ कि ये दोनों ही पैरामीटर्स हैं वो इन पैरामीटर्स पर किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। सही है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लैब। अगर किसी का कोई भी सवाल है, तो कोई भी क्वेरी है, कोई मसला है, तो पूछ लें। बाकी फिर ये कि अमजद, आप मुझसे अपना जो भी सर्किट आपने बनाया है वो आप मुझसे शेयर कर लें, ताकि फिर मैं वो LMS पर शेयर कर सकूं, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो उसको एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर लें। सही है। सर बाकी मैंने किसी शेयर का कोई किया है, और आपको जीमेल किया है सर। कर दिया आपने? ईमेल कर दी मुझे? जी सर बिल्कुल। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वो मैं अभी लैब के बाद फिर जो है वो कर लूँगा। बाकी किसी और का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो पूछ लें। सर कोई इंडक्टर मसला करंट हो। भी फाइंड करना है? हम्म। इंडक्टर करंट भी फाइंड करना होगा? हाँ, वो यहाँ पे गिवन ना, देखो इसको ना स्टेप बाय स्टेप ना यहाँ से लेके चला करो। मेजरमेंट्स एंड वेव फॉर्म से लेकर लैब रिपोर्ट के एंड तक, ये बेसिकली आपके लैब का टास्क होता है। ये जो आपको जिस तरीके से भी कह रहा है ना, वो आप इस तरीके से करते जाओ, और फिर लैब रिपोर्ट में उन सब चीजों को सम अप करके प्रेजेंट कर दो। समझ आ रही है? सही है तो सर। ये बेसिकली करना है आपने। एक एक स्टेप पढ़ो और इसको मतलब करके देख लो एक दफा। ये है। किसी और का कोई सवाल है तो मैं फिर अटेंडेंस एक दफा लेके और फिर जो है मैं क्लास को एंड करूंगा। अच्छा, अब मैंने एक वैसे एक नया वो निकाला है कि मैंने जो है वीडियोस जो है ना वापस यूट्यूब पे अपलोड करने के, क्योंकि बच्चों को काफ़ी मसले आ रहे हैं कि वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही, वीडियोस में मसले आ रहे हैं, वीडियोस रुक रही हैं, क्वालिटी सही नहीं है। तो अब मैं कर ये रहा हूँ कि मैं अब सारी की सारी आपके जितने भी प्रीवियस लेक्चर थे वो भी, क्योंकि मुझे एक दफ़ा सबमिशन तो वैसे खोलनी है, तो एक दफ़ा मैं जो है सारी की सारी वीडियोस जो है ना यूट्यूब पे अपलोड करके उसके लिंक्स, अपडेटेड लिंक्स जो है वो डाल दूंगा, और सबमिशन में एक दफ़ा वापस खोलूंगा। तो इस सारे प्रोसेस के लिए मुझे तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा। तो ये मैं करूँगा मिड टर्म वीक में। सही है। तो मिड टर्म वीक में, क्योंकि आप लोगों को कोई लैब वगैरह तो जमा नहीं कराएंगे, बट इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि जब मिड टर्म से फारिग हो जाए तो फिर उसके बाद लैब पे आप लोग मतलब जो भी लैब्स रह गई हैं वो सबमिट करवा दीजिएगा एक दफ़ा। ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लें। सर तो मिड ठीक है। टर्म के बाद भी ऑनलाइन ही होंगी लैब्स? अभी तक तो हमें यही मतलब कोई कंफर्म नहीं है, अभी हमें पता नहीं है कि क्या होगा। सर अपनी मर्जी से बन के आया हुआ, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं अब। जी, मैं ज़ाहिर है अब क्या कह सकते हैं, कुछ पता नहीं ना, क्योंकि ज़ाहिर है अब यूनिवर्सिटी में जैसे HOD को भी हो गया था कोरोना, अब कुछ कह नहीं सकते ना। सर सेकंड लेयर आई हुई ना, वो इंक्रीज हो रही फिर केसेस इस वजह जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से स्कूल्स का भी कुछ पता नहीं है कब बंद करें क्या करें, तो इसलिए तो परहेज ही कर रहे हैं यस सर। अभी। अच्छा। सर मिड टर्म ऑनलाइन ही होंगे? हाँ, मिड टर्म तो पक्का ऑनलाइन। अच्छा, यूसुफ नवाज है? नहीं है, ठीक है। फाइक? फाइक नहीं है। हारिस खान? सर हारिस का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि इनकी लाइट नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, सही है। और कौन है? एमन राना? तलहा ने मुझे इन्फॉर्म किया हुआ था कि सर इसके एमन की भी लाइट चली गई है। अच्छा, अगर लाइट जाएगी तो कम से कम ग्रुप पे ना व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दिएगा। अदील? अदील अहमद? सर अदील व्हाट्सएप पे इन्होंने मैसेज किया था, वापस चले गए। यहाँ पे भी मैसेज किया था। अदील ने कहाँ किया व्हाट्सएप में? सर व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ पे चैट में। चैट बॉक्स में किया था। अच्छा नेट इशू होगा सर उनका। अच्छा, अदील ने किया था, चलो ठीक है। इसमें शहबाज है यस सर शहबाज हैं। और मोहम्मद हसन। ये नहीं।
ठीक है बच्चों, फिर ये कि आज के लिए इतना ही था। कोई मसला हो तो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना। सही है, थैंक यू सर। यस चलो सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।